Hello, everybody, and let us see my unevaluated 70th BPSC की पॉलिटी सेक्शन की आंसर शीट. So, mains 71st mains is very near, and we are going to see that how do we address the demand of the polity questions which are to be asked in BPSC. तो ये रहा. पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. So the first question is Article 32 is the heart and soul of the Constitution of India. Explain. Now, सबसे पहले आपको डिमांड क्वेश्चन की समझना है कि पूछ क्या रहा है. तो इसमें बस सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो पहले मैं ये बताऊंगी कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. इसका मतलब क्या है. ठीक है. अब ये तो हमें पता है कि 32 में बेसिकली रिट्स हैं. ठीक है. लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपसे रिट्स पूछ रहा है? नहीं. सो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने शुरुआत ऐसी की दैट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर regarded the Article 32 as the heart and soul of the Constitution, and then I mentioned that it deals with the right to constitutional remedies. थोड़ा सा मैंने मीनिंग भी एक्सप्लेन किया that it gives the Supreme Court of India the power and all. You can read it. And then आई ऑल्सो, चूँकि ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि आप रिट्स को एक्सप्लेन करो, सो आई हैव नॉट एक्सप्लेन द रिट्स. रादर मैंने बस बता दिया है कि आर्टिकल 32 में रिट्स कौन कौन से हैं. द एक्चुअल क्वेश्चन बेसिकली इज़ कि आपको बताना है कि वाई Article 32 is the heart and soul of the Constitution. So then I went there and then I addressed the demand. जबकि थोड़ा सा अगर मुझे इम्प्रूव करने बोला जाए, so I could have addressed the need in the very first page itself. ठीक है. मीनिंग के जगह मीनिंग को एक्सक्लूड कर देना चाहिए था मुझे. हालांकि मैंने उस समय सोचा कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए. सो नीड को मैंने एड्रेस किया यहाँ पे. I have written the in very crisp points, and यहाँ पर with the examples I have explained that how and why Article 32 is the heart and soul of the Constitution. थोड़ा और इसको बेहतर किया जा सकता था. I could have written that जैसे यहाँ पर heart and soul of the, just a minute, need to, yeah, just a second, yeah. So now we have Article 32. So ये जो heart and soul of the Constitution, ये वाला जो चीज़ है, the same thing I must have written, the same thing I must have written over here. ये नीड के जगह पे दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली राइट योर मेंस आंसर्स. जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहीं पे मुझे हार्ट एंड सोल लिख के एक बॉक्स बनाकर एंड देन आई शुड हैव मेंशन्ड द पॉइंट्स, बट आई डिड द ऑपोजिट. सो ये चीज़ आप नेक्स्ट आंसर जब भी आप लिखेंगे पॉलिटी का या किसी और भी सेक्शन का, यू विल कीप इन माइंड दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. उसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके एक ब्लॉक में डालो, एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ द आंसर राइटिंग. फाइन. Next, I have also concluded that hence Article 32 is an instrument giving to fund. पता नहीं मैंने उस समय क्या लिखा है. This could have been again better. We move on to the next question. Criminalization of politics and politicization of criminals. Analyze this statement in the context of Bihar state. So in the context of state of Bihar, you have to analyze this statement. Basically आपको समझाना है कि criminalization of politics क्या है और politicization ऑफ क्रिमिनल्स क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स क्या है. सो इस क्वेश्चन को मैंने एड्रेस किया. हावेवर एक चीज़ जो मुझे गलत लगी और आपको भी लगेगी, दैट आई हैव नॉट एड्रेस्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये फर्स्ट पार्ट आई हैव एड्रेस्ड, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट आई रोट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये मैंने हर जगह लिखा है. लेकिन सेकेंड पार्ट जो है, एंड आई हैव ऑल्सो पुट द डेटा, लाइक आई हैव पुट द रीजंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन बिहार स्टेट. क्यों है यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आई एड्रेस्ड विद द डेटा दैट 43% ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव पेंडिंग क्रिमिनल्स अगेंस्ट देम. ठीक है. यहाँ पे आई रोट क्या क्या रीजंस हैं, जैसे ये भी मैंने पॉइंट फॉर्मेट में एड्रेस किया. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी डेटा पढ़ा था रिगार्डिंग इवन इन, मतलब जितना भी प्रिपरेशन के दौरान मैंने डेटा पढ़ा था, आई यूज्ड दैट इन माय आंसर्स. फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि
पॉवर्टी कितनी है स्टेट में, 33%, आई यूज डैट। 19 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, ये मैंने जुडिशरी वाले चीज़ में हम रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग ऐसा आर्टिकल आता है कि जुडिशरी में जजेस के सीट्स बढ़ानी है, नंबर्स बढ़ाने हैं, तो हम लोग ये चीज़ हमेशा पढ़ते हैं ना। तो ये 33% वाला भी मैंने पढ़ा हुआ था, 19 करोड़ को मैंने यहाँ डाला। फिर देन थर्ड आई हैव ऑल्सो पुट लिटरेसी, कि 83% लिटरेसी है सॉरी, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, नियरली 83% लिटरेसी कुछ। सो बेसिकली वॉट एवर data and facts I have read, I will use it in my answers in the very beginning so that it catches the eye of the examiner. Fine. Moving on to the next question, next section we see, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बनाकर समझाया है कि कैसे क्रिमिनल्स, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कैपिटलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस के बीच में एक नेक्सस होता है. वी ऑल नो डैट, but we do not write it in our answers. So basically I have addressed the second part of the question like that. फिर मैंने ये भी लिखा कि curbing criminalization in बिहार, कैसे कर्ब कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने केस लॉ भी यूज़ किया है, दैट सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस हेल्ड दैट क्रिमिनल्स शैल बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, ये मैंने कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स, फॉर एग्जांपल स्वीप या ब्रांडिंग या कास्टिज्म रिड्यूस करके, लीगल मेजर्स. सो बेसिकली दीज आर थिंग्स. एंड लास्ट में कंक्लूजन में मुझे चूँकि उस समय दिमाग में नहीं आया कि कैसे करना है, तो मैंने ये सोच के रखा था दैट वट एवर स्लोगन्स और मोटो जो सरकार यूज़ कर रही है आजकल आम भाषा में, चाहे वो मन की बात हो, चाहे किसी भी पब्लिक स्पेस से ही कोई कुछ बोला जा रहा हो मिनिस्टर्स के द्वारा और बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, दैट आई विल यूज़ इन माई आंसर्स एंड दैट इज़ द थिंग विच आई हैव डन. यहाँ पर मैंने विकसित भारत को कहीं ना कहीं कैसे भी करके यूज़ कर लिया है. ठीक है, तो एक आंसर हर तरह से अच्छा है, लेकिन जब मैंने इसको मैंने अपनी कॉपी देखी तो मुझे ऐसा लगा कि द सेकेंड पार्ट इज़ मिसिंग एंड आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू टेक अवे माई मार्क्स. सो दिस इज़ द सेकेंड आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले हम लोग उसको ढंग से पढ़ लेते हैं. इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट is no more a social phenomenon, rather it is a political phenomenon. Basically एक हमारा PYQs में भी हमने देखा है कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, बस वही क्वेश्चन है. देखते आगे क्या पूछा इन्होंने. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट. पहला तो आपका मत, ठीक है, डू यू अग्री और नॉट. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एनालिसिस करनी है इस बात की, इस स्टेटमेंट की, एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट. जो भी आपने एनालिसिस किया, हाँ ना गलत सही, उसके बारे में यू हैव टू गिव रीजंस टू सपोर्ट योर व्यूज़. फाइन. सो हाउ आई हैव एड्रेस, लेट्स सी. पहले आई हैव जस्ट रिटन अ बेसिक स्टेटमेंट दैट इट हैज़ बीन ऑन राइज रिसेंटली एंड ओनली, एंड आई हैव एड्रेस्ड इन द वेरी फर्स्ट लाइन दैट इट इज़ नॉट ओनली अ सोशल फिनोमिनन. ठीक है, अब मैंने ये छोटा सा फ्लो चार्ट, आई जस्ट वांटेड टू इंसर्ट इट समवेयर दैट व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, है ना, इस बात का बैकग्राउंड क्या है, क्या कब से कास्ट पॉलिटिक्स में चला आ रहा है. तो थोड़ा सा मैं चाहती थी कि मैं इसको एड्रेस करूं, पर मैं ये भी चाहती थी कि पूरा पेज को उससे भरना नहीं है, राइट. सो मैंने क्या किया, आई जस्ट ड्रू अ लाइन एंड जस्ट आई शोड इट. ये अलग तरीके से भी हो सकता था, जस्ट अ मिनट, ये इस तरीके से भी हो सकता था कि आप मैं इस तरह से ग्राफ, हालांकि वो शीट ना ज़्यादा ले लेता, दैट इज़ वाई मैंने वो किया नहीं, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले लेता. आपको पूरा आंसर को, हर 2 ही पन्ने हैं आपके पास टू प्रूव योर सेल्फ, तो आई यूज्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन टेक्निक. देन आई हैव रिटन, व्हाई इज़ इट नॉट मूविंग, या अदर रीजन्स इन कास्ट इन. पहला तो राइज ऑफ कास्टिज्म. तो पहला तो यही चीज़ है कि कैसे जो लीडर्स हैं उन्होंने कास्ट को पॉलिटिकल मंच, मतलब पॉलिटिकली लाया, है ना, एज अ काइंड ऑफ डिबेट एंड एज अ काइंड ऑफ सोशल जस्टिस. अदर रीजंस फॉर कास्ट मोबिलाइजेशन, ये मैंने काफ़ी क्रिस्प रखने का कोशिश है क्योंकि मुझे और भी एड्रेस करना था पॉइंट्स को. हियर आई हैव रिटन गिवन अ मैप. What does this map represent? This represented how in different parts of India, for example UP, Punjab, Bihar, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu, how is it giving, how are different
political parties are fighting for caste in their respective states. For example, you have Lingayats in Karnataka, you have Marathas in Maharashtra, you have Akalis in Punjab, and so on. So this is a very small map which represents what I could have written, but I rather मैंने इसको मैप पे रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, चूँकि वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, सो आई यूज्ड वेरी क्रिस्प पॉइंट्स. मैंने नंबर भी नहीं किया, आई शुड हैव नंबर्ड द पॉइंट्स. यहाँ पर फर्स्ट आई हैव रिटन पॉजिटिव्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स. पहला क्या लिखा है मैंने, सो आई हैव जस्ट रिटन द पॉजिटिव्स, एंड चूँकि मैंने पॉजिटिव लिखा है आई शुड हैव रिटन, आई हैव टू राइट नेगेटिव्स. तो मैंने नेगेटिव्स लिखा. अब नेगेटिव्स जब आप किसी भी चीज़ में लिख देते हो, किसी को एज अ प्रॉब्लम्स लिख देते हो, यू नीड टू मेंशन द वे फॉरवर्ड. तो वे फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ही मुझे क्या करना चाहिए था, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को एक कर देना चाहिए था. लेकिन कोई नहीं, वे फॉरवर्ड में एक ही पॉइंट उस समय मैंने सोचा कि 2 लिख दूंगी, पर एक ही आया दिमाग में, एंड देन आई ऑल्सो जस्ट कंक्लूडेड इट. Fine. So I think this is the addressing the demand of the question. Next we move to another, what is collegium? Why is it at the center of criticism? Express your views. So पहला क्वेश्चन है क्या, collegium होता क्या है, दूसरा इसको क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है, और तीसरा क्या, आपके व्यूज़ क्या हैं. तो पहले मैंने तो समझा दिया कि collegium क्या है. यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. कोलेजियम क्या है, इवोल्यूशन क्या हुआ था और कैसे काम करता है. तो ये बेसिकली एक पूरा ही पन्ने में मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया. इवोल्यूशन कैसे हुआ, वर्किंग कैसा है, इसको शॉर्ट में समझाना ज़रूरी था. देन द नेक्स्ट कि सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्यों है ये. ठीक है, तो आई हैव रिटन प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था, जो मुझे अभी फील हो रहा है कि आई शुड हैव mentioned here center of criticism, उसको बॉक्स में डाल के ऐसे पॉइंट्स लिखना चाहिए था. बिकॉज क्वेश्चन में जो भी दिया है उसी को आप कॉपी पेस्ट करके यू कैन जस्ट राइट दी आंसर्स. फाइन. एनीवेज आई हैव रिटन द प्रॉब्लम्स. मैंने कुछ कोशिश किया है एग्जाम्पल्स को मेंशन करने का, एंड आई हैव नंबर्ड माई पॉइंट्स. नेक्स्ट पार्ट इज सेंटर गवर्नमेंट्स डिमांड. सो बेसिकली ये फर्स्ट इसी पार्ट का ये क्योंकि सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म क्यों है, क्योंकि वही चीज़ है कि सेंटर गवर्नमेंट कुछ डिमांड कर रही है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं. सो दैट आई हैव रिटन. वे फॉरवर्ड भी आई हैव मेंशन दैट वे फॉरवर्ड, चूँकि मैंने नेगेटिव लिखा है, आई शुड हैव मेंशन द वे फॉरवर्ड, एंड देन आई हैव कंक्लूडेड अगेन. आई टुक विकसित भारत हियर. So that is this question I have addressed the collegium system. Next we move on to the last short answer question. In the light of 73rd and 74th amendment in the Constitution of India, discuss the role of local self-government in empowering the women at the grassroots level in Bihar. बेसिकली पूछ रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे वेमेन को एम्पावर कर रही है बिहार में एट द ग्रास रूट लेवल. फाइन. तो अब इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि बिहार ने 50% सीट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिजर्व करके रखा है फॉर वेमेन, एंड दैट इज़ हाउ आई हैव एड्रेस्ड द इंट्रोडक्शन. इसके बाद रोल क्या है यहाँ पे एम्पावरिंग वेमेन का, क्या सबसे पहले तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर क्योंकि वेमेन भी लाइक मेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स, सो जेंडर इक्वालिटी इज़ बीइंग फॉलोड. और मैंने एसडीजी मेंशन कर दिया है, पार्टिसिपेटरी डिसीजन, ये बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स. और पॉलिटिकल लिटरेसी मिल रही है बिकॉज आई हैव ऑल्सो मैंशनड दैट सम डेटा कि पॉलिटिकल लिटरेसी की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 17 चीफ मिनिस्टर्स इन 70 ईयर्स आए हैं, सिर्फ 14% MPs हैं लोकसभा में हु आर वेमेन. ठीक है, सो बेसिकली आई हैव मेंशन जो भी डेटा आई कुड हैव रिलेटेड टू. आई हैव ऑल्सो रिटन द चैलेंजेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड कम्प्लीटली, देयर आर एग्जिस्टिंग इशूज़ एंड चैलेंजेस. First one being Pradhanpati culture. I have also mentioned the name of the committee, which is again important when you write polity answers. So I have written the Iyer committee. I have written about Panchayat Bhavans, who are basically the restrictions and traditions जो भी हम लोग social issues में पढ़ते हैं. I have written and inserted here as a point.
देन आई हैव रिटन, चूँकि मैंने चैलेंज लिखा, आई हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड. सो आई हैव रिटन द आई एम सॉरी, वे फॉरवर्ड को मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया विथ नंबर्ड पॉइंट्स, एंड देन आई हैव ऑल्सो कंक्लूडेड. सो यू कैन सी अभी तक मैंने शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में क्या किया है. आई हैव ट्राइड टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में बस मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट विल किल माई मार्क्स. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स आई हैव नॉट रिटन. सो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैंने डिमांड को ढंग से एड्रेस नहीं किया, क्योंकि मैंने वो टर्म ही नहीं लाया है, तो वहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं. एंड इन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड टू मेंटेन व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. देन वी मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आई हैव, ये रहा एक पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें द क्वेश्चन इज़ व्हेन देयर इज़ अ चेंज, there is a statement and then the question is there. So when there is a change of government at the center, the governors also change. In the context of this statement, examine the role of governor in India as a link between the center and the states. Second question is, can he in any way act according to his own discretion? पहला पार्ट ये है. दूसरा पार्ट डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन पूछा है. सो यू कैन सी आई हैव अगेन, सबसे पहले ही लाइन में आई हैव मेंशन द कमिटी विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नर. इन द सेकेंड आई हैव ऑल्सो मेंशन द आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नर. देन in the how the governor is a link between the center and the state, I have mentioned that what is the role of the governor. You can see I have numbered my points well, and I have wherever जहाँ तक भी हो पा रहा था I have written an example also. You can just see. Next, changing role of governor, because the role of the governor is also changing according to time, and I have also mentioned accordingly. So you can see that what is प्रेसिडेंट्स रूल, रेलेवेंट कर्ब्स आर ऑल्सो देयर. आई हैव मेंशन द केस लॉज, ये आप देख सकते हैं, आरसी कूपर केस, कृष्ण कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है. एक चीज़ है ये, दिस इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट आंसर. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस. नाउ वन थिंग विच आई फाइंड इन माई आंसर रॉन्ग इज़ डैट आई हैव नॉट रिटन एनीवेयर इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या था, can he sometimes can he act in according to his own discretion. So I have not mentioned this part as a sub heading. मैंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है. मुझे ये चीज़ खल रही है इस बात को कि मैंने इसको मेंशन नहीं किया. आई हैव रिटन एवरीथिंग, बट कहीं भी एक छोटा सा मैं ये लिख देती, देन वो बहुत अच्छा काम करता. आई हैव रिटन द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑल्सो. So that I have not written. Otherwise this answer is also complete. Everything is mentioned. एक छोटा सा सब हेडिंग की ज़रूरत थी जो उस समय पता नहीं क्यों मैंने नहीं लिखा. I have written all the case laws also. More than 3 case laws I think I have written. Recent things also I have written. But article भी mentioned है, सब कुछ commissions की reports, उनके provisions mentioned है, you can see. But again that sub heading is missing, and I think वो एग्जामिनर को थोड़ा बुरा लग सकता है. एनीवेज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आर लास्ट फॉर दिस वीडियो. सो आई हैव अटेम्प्टेड द फर्स्ट पार्ट. बिसाइड्स बीइंग अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, language has also been effective as a symbol of identity. In the light of this statement, analyze the political impact of linguistic identity in India. So basically this was out of the blue. इसको मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह का भी क्वेश्चन ये लोग पूछ देंगे. आई थॉट, इनफैक्ट सेकेंड क्वेश्चन तो एब्रोगेशन पे था, हालांकि आई डिड नॉट हैव इनफ मटेरियल इन माई माइंड कि आई कुड हैव रिटन दैट. सो मैंने वो नहीं लिखा. देन अगेन लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन जो था, दैट वाज आउट ऑफ द ब्लू. आई डिड नॉट हैव एनी रेडीमेड नोट्स एज फार एज मेंस इज कंसर्न. बट सिंस लैंग्वेज इज द इशू ऑफ लैंग्वेज इज very is something which is going on in current period. हर दिन you. So in this question the first thing I have written is that it is the language. I have written a quote, और ये quote किसी भी great thinker की नहीं है. I have just written my own viewpoint, and I have just मैंने इसको सब heading के तौर पे मैंने लिख दिया है. So
इसके बाद इंडिया हैज़ बिन इसके बाद मैंने इसको लिखा कि इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो स्टेट्स की द वे दे आर बीइंग फ्रेम्ड, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस। ये मैंने ये सब सारी चीज़ें लिखी। एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन दैट हाउ लैंग्वेज इज़ having a very important political role as far as some states are concerned. For example, if you see the Dakkan states or the South Indian states, Telangana or Andhra or maybe even Bengal, they have a very rich culture of Bengali language. Then you have Maratha identity, then you have Kannadigas in Karnataka. So I have mentioned that in the very beginning. Then I have addressed this statement that how rise of language as an identity. यहाँ पे मैंने कुछ number points लिखे हुए हैं, और यहाँ पे I also went into history that how Hindi Urdu controversies started. We have Nagari Pracharni Sabha, and then when Nagari Pracharni Sabha was formed, उसके opposite में ही उर्दू लैंग्वेज से भी related, I think I don't remember, I'm not able to remember that specific organization, लेकिन उसी समय पे अलीगढ़ मूवमेंट ये सब शुरू हो रहा था, और उर्दू एज अ लैंग्वेज और पर्शियन ये सब रिच एज अ लैंग्वेज वर्सेस लैंग्वेज आइडेंटिटी शुरू हो गई थी. दैट इज़ समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग 1900 1920s एट्सेट्रा. ठीक है. डाइवर्स डायलेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वी हैव मोर देन 6000 डायलेक्ट्स. पॉलिटिकली कैसे शुरू होने लगा लैंग्वेज के तौर पे, DMK 1920s 30s में काफ़ी उनका रोल बढ़ गया था, राइट. तो यहाँ पे आई हैव एड्रेस्ड दैट. नाउ पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है. ठीक है. पहले लैंग्वेज को लेकर एक आइडेंटिटी बनी, और उसके बाद हमारे उसका जो रिज़ल्ट है, उसका रेपरकशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, बिकॉज वी हैव सो मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग द लैंग्वेज. ठीक है. सो आई ट्राई टू एड्रेस दैट. और यहाँ पे जो मैंने आर्टिकल्स रिलेटेड थे जो हो सकता था, आई हैव ऑल्सो रिटन दैट क्लासिकल लैंग्वेज अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, स्टेटस दिया गया उनको. इसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट टू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है ना, एक तरह का ये मतलब वाइसे वर्सा रोल प्ले कर रहा है, तो वो मैंने लिखा. सेकेंड, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, तो ये सब आई हैव रिटन दैट व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस. एंड देन आई हैव, सिंस द कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट टू गुड, दे आर standing as a challenge for India and for us as Indians, कि कैसे हमारा देश सिर्फ भाषा के तौर पे जिसको जुड़ना चाहिए था और जुड़ा है भी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें फ्रैगमेंटेड हो रही हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी एट्सेट्रा को लेकर. ठीक है. तो दैट आई हैव, चूँकि मैंने एक चैलेंज मेंशन किया, सो आई एम ऑल्सो पुटिंग अ वे फॉरवर्ड कि क्या उसका वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है. एंड देन अगेन आई हैव रिटन इन द कंक्लूजन समवेयर दैट वी नीड टू basically we have to strive for the unity of India, for the formation of एक भारत श्रेष्ठ भारत. ठीक है. सो आई थिंक यही था हमारा सेक्शन 1, द पॉलिटी सेक्शन. पॉलिटी सेक्शन में मैंने एक और वीडियो में बोला था दैट वी जस्ट नीड टू स्टिक टू 3 C's है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कमेटी रिकमेंडेशंस and the case laws, case judgments. So that is something which will make your answers look a polity answer, otherwise ये तो कोई भी लिख सकता है, right? So basically case laws, constitutional articles and the committee recommendations. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, मे बी ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन, that how have I addressed it. Till then, happy learning.